अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं सोलो ग्रोथ मॉडल, सोलो वृद्धि मॉडल पर। ये जो टॉपिक है ये एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। एमए फाइनल ईयर में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ये टॉपिक लगता है, सोलो ग्रोथ मॉडल। हमने अब तक के जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें पढ़ा कि हैरोडामर मॉडल क्या है, थ्योरी ऑफ मार्क्स क्या है, बैलेंस ग्रोथ मॉडल, अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल, महालनोबिस मॉडल। इन सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सोलो वृद्धि मॉडल। सोलो मॉडल, मॉडल ऑफ ग्रोथ, इंट्रोडक्शन। सोलो के नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, जिसके फलस्वरूप रॉबर्ट एम सोलो को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट सोलो को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किसके लिए? नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के लिए। कुछ पहलुओं में सोलो मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्था की तुलना में विकसित अर्थव्यवस्था की व्याख्या करता है। कुछ जो पहलू हैं उस पर अगर हम बात करें तो ये जो सोलो मॉडल है वो विकासशील अर्थव्यवस्था की तुलना में जो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स हैं यानी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी व्याख्या करता है। परंतु फिर भी विकास तथा वृद्धि साहित्य में यह मॉडल आधारभूत माना जाता है। किंतु फिर भी हम कहें कि विकास और वृद्धि साहित्य में इस मॉडल को क्या माना जाता है? आधारभूत मॉडल माना जाता है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट था कि सोबल को रॉबर्ट एम सोलो को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। क्यों? नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के लिए। सोलो वृद्धि मॉडल हैरोडामर सिद्धांत का विस्तृत रूप है। जो सोलो वृद्धि मॉडल है वो हैरोडामर सिद्धांत का विस्तृत रूप है। हैरोडामर मॉडल हम पढ़ चुके हैं, हमने विस्तृत चर्चा की कि हैरड मॉडल क्या है, 3 तरह के ग्रोथ रेट्स के बारे में जाना। डोमर मॉडल क्या है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। मैथमेटिकल इक्वेशंस देखी हमने, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ये हम विस्तृत चर्चा पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सोलो वृद्धि मॉडल हैरोडामर मॉडल का विस्तृत रूप है जिसमें उत्पादन के दूसरे साधन श्रम को शामिल किया जाता है। इसमें क्या है कि उत्पादन का जो दूसरा साधन है श्रम को भी शामिल किया जाता है। और तीसरे तत्व टेक्नोलॉजी को वृद्धि समीकरणों में शामिल किया जाता है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट तत्व है और स्वतंत्र तत्व है। तीसरे स्वतंत्र तत्व टेक्नोलॉजी को वृद्धि समीकरणों में शामिल किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सोलो का जो मॉडल है वो किस पर एम्फोसाइज करता है। इसमें श्रम को भी लिया है और टेक्नोलॉजी को भी लिया है। हैरट तथा डॉमर की मान्यताओं के विपरीत सोलो मॉडल दर्शाता है कि श्रम व पूंजी के प्रतिफल पृथक रूप से घटते हैं, किंतु संयुक्त रूप से दोनों के प्रतिफल स्थिर रहते हैं। हैरड मॉडल तो कहता है कि दोनों के जो प्रतिफल है वो स्थिर रहते हैं, लेकिन सोलो मॉडल कहता है कि पृथक पृथक रूप से श्रम भी घटेगा और पूंजी भी घटेगी, लेकिन दोनों जो तत्व हैं संयुक्त रूप से उनके प्रतिफल स्थिर रहते हैं। तकनीकी प्रगति दीर्घकालीन वृद्धि की व्याख्या करता है और जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो दीर्घकालीन वृद्धि की व्याख्या करता है। तकनीकी वृद्धि दर जो कि बाहरी तत्वों द्वारा निश्चित होती है। जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो बाहरी तत्व द्वारा निश्चित होती है। इसलिए सोलो की न्यू क्लासिकल मॉडल को कई बार बाहरी वृद्धि मॉडल भी नाम दिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछ लेते हैं कि बाहरी वृद्धि मॉडल किसे कहते हैं, तो वो सोलो का ग्रोथ मॉडल ही है जिसे बाहरी वृद्धि मॉडल कहते हैं। कैसे? क्योंकि जो तकनीकी प्रगति है, टेक्निकल प्रोग्रेस है, ये बाहरी तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए जो सोलो का ग्रोथ मॉडल है उसे क्या कहते हैं? बाहरी वृद्धि मॉडल भी कह देते हैं। सोलो के न्यू क्लासिकल मॉडल को बाहरी वृद्धि मॉडल भी कह देते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि सोलो का वृद्धि मॉडल जो है वो हैरोडामर मॉडल का विस्तृत रूप है। सोलो का जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है इसकी वजह से उनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज में मिला हुआ है। उन्होंने श्रम को भी इंक्लूड किया है और उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया है। और उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो स्वतंत्र बाहरी तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। इस कारण जो सोलो का मॉडल है वो बाहरी वृद्धि मॉडल भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बजाय विकसित अर्थव्यवस्था में इस मॉडल को आधारभूत माना जाता है कि अर्थव्यवस्थाएं आय के समान स्तर की ओर केंद्र अभिमुख होंगी। जो इनकम लेवल है उसके समान स्तर की ओर क्या होंगी? केंद्र अभिमुख होंगी। अब देखिए
आगे चलते हैं हम मान्यताओं पर। अब तक हमने सोलो के मॉडल के बारे में बेसिक रूप से पढ़ा। अब हम मान्यताओं पर बात करते हैं। संयुक्त वस्तु का उत्पादन होता है। पहली मान्यता है क्या है? संयुक्त वस्तु, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट कमोडिटी। कंपोजिट कमोडिटी का उत्पादन होता है। स्थिर प्रतिफल नियम कार्य करता है। स्थिर प्रतिफल नियम कार्य करता है। दूसरी मान्यता क्या है? स्थिर प्रतिफल नियम कार्य करता है, अर्थात उत्पादन फलन पहले दर्जे का समरूप है। उत्पादन फलन क्या है? पहले दर्जे का समरूप है। उत्पादन के कितने साधन हैं? दो, एक है श्रम और दूसरा है पूंजी। फोर्थ है उत्पादित उत्पाद को शुद्ध उत्पाद के रूप में समझा जाता है। जो प्रोडक्ट है उसको क्या माना जाता है? शुद्ध उत्पाद है। क्या माना जाता है? शुद्ध उत्पाद है। कीमत, मजदूरी, ब्याज प्रणाली परिवर्तनशील है। कीमत है, मजदूरी है, ब्याज प्रणाली परिवर्तनशील है। यह प्रणाली न्यू क्लासिकल समायोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो प्रणाली है ना, न्यू क्लासिकल समायोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्रम के पूर्ण रोजगार की स्थिति निरंतर बनी रहती है। जो श्रम है, लेबर है, उसके पूर्ण रोजगार की स्थिति निरंतर बनी रहती है। उपलब्ध पूंजी भंडार का पूर्ण प्रयोग होता है। जो पूंजी भंडार उपलब्ध है उसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है। श्रम तथा पूंजी में प्रतिस्थापन, अर्थात श्रम तथा पूंजी का एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन हो सकता है। श्रम और पूंजी का एक दूसरे के स्थान पर क्या हो सकता है? प्रतिस्थापन संभव है। तो इस प्रकार ये क्या है? सभी मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि संयुक्त वस्तु का उत्पादन होता है। दूसरी मान्यताएं हैं कि स्थिर प्रतिफल नियम कार्य करता है। तीसरी मान्यताएं हैं कि उत्पादन के दो साधन हैं, एक श्रम और दूसरा पूंजी। चौथी, उत्पादित उत्पाद को शुद्ध उत्पाद के रूप में समझा जाता है। फिफ्थ मान्यता कहती है कीमत, मजदूरी, ब्याज प्रणाली परिवर्तनशील है। जो कीमत है, मजदूरी है, ब्याज प्रणाली है, ये परिवर्तनशील है। फिफ्थ है श्रम के पूर्ण रोजगार की स्थिति निरंतर बनी रहती है। जो श्रमिक है उसके पूर्ण रोजगार की स्थिति निरंतर बनी रहेगी। उपलब्ध पूंजी भंडार का पूर्ण रूप से उपयोग होता है। श्रम तथा पूंजी में प्रतिस्थापन, श्रम तथा पूंजी को एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जा सकता है। ये थी सोलो मॉडल की मान्यताएं। अब हम एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल देखते हैं कि इस मॉडल की व्याख्या कैसे कर सकते हैं हम। सोलो की दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल की व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है। सोलो का जो दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल है इसकी व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है। पहली है नॉन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और सेकंड है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। पहला है गैर गणितीय व्याख्या और दूसरी है गणितीय व्याख्या। आज की इस लेक्चर में हम पहले गणितीय व्याख्या पर चर्चा करेंगे, गैर गणितीय व्याख्या पर दूसरे लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोलो मॉडल। तो आइए देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, गणितीय व्याख्या। अर्थव्यवस्था में एक संयुक्त पदार्थ का उत्पादन होता है। जो हमारी इकोनॉमी है इसमें एक कंपोजिट प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। इसे उत्पादन सर वाईटी से दर्शाया गया है। जो संयुक्त पदार्थ है उसे किससे दर्शाते हैं? वाईटी से। अर्थव्यवस्था में एक संयुक्त पदार्थ का उत्पादन होता है जिसे उत्पादन सर वाईटी से दर्शाया गया है। ये वास्तविक आय को दर्शाता है। जो ये वाईटी है ये क्या है? वास्तविक आय है। वास्तविक आय का कुछ भाग उपभोग पर खर्च होता है, ये हम सब जानते हैं और आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि इनकम का कुछ भाग उपभोग पर खर्च होगा, कंजप्शन पर खर्च होगा, शेष भाग बचत होगा। इनकम क्या करते हैं? या तो कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। तो कुछ भाग कंजप्शन में खर्च हो जाएगा और कुछ भाग सेविंग हो जाएगा। जो सेविंग होगा वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट होगा। जो सेविंग होगा वो किस में चेंज होती है? इन्वेस्टमेंट में। वास्तविक आय में से की गई बचत को एस से व्यक्त किया जाता है। जो वास्तविक आय है, वाईटी है, उसमें से जो बचत करेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस से व्यक्त किया जाता है और यह अनुपात स्थिर रहता है। और यह अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। बचत दर को एस वाई टी से दर्शाया गया है। बचत दर को एस वाई टी से क्यों दर्शाया गया है? बचत दर का मतलब क्या होता है कि इनकम का कितना भाग हम सेव कर रहे हैं, वाई टी का कितना भाग हम सेव कर रहे हैं, इसलिए एस वाई टी से दर्शाएंगे। और यह बचत प्रवृत्ति और वास्तविक आय का गुणनफल है। बचत दर क्या होगा कि बचत प्रवृत्ति क्या है और वास्तविक आय क्या है, उसका गुणनफल क्या होगा? बचत दर कहलाएगा। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि वाईटी क्या है? वाईटी का मतलब होता है उत्पादन स्तर या फिर वास्तविक आय। एस का मतलब है बचत प्रवृत्ति और एस वाई टी का मतलब है बचत दर।
के डैश बराबर एस वाई, के डैश बराबर एस वाई। के डैश का क्या मतलब है? शुद्ध निवेश। के डैश का मतलब है शुद्ध निवेश पूंजी भंडार में वृद्धि का सूचक है। के डैश का मतलब है शुद्ध निवेश पूंजी भंडार में कितनी वृद्धि होगी उसका सूचक है। y बराबर क्या होता है? y इज द फंक्शन ऑफ के एल, y इज द फंक्शन ऑफ के एल। y का मतलब है वास्तविक उत्पाद, f का मतलब है व्यवहारिक संबंध, के एल श्रम व पूंजी, के एल श्रम व पूंजी। के डैश बराबर एस एफ के एल, के डैश बराबर एस एफ के एल। ये सब क्या है? इक्वेशंस हैं, क्योंकि हमने क्या चूज किया ऑप्शन? हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं किसकी? सोलो मॉडल की। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए हम पहले इक्वेशंस पर बात करेंगे, कौन किस पर डिपेंड करता है। पहली इक्वेशन में हमने पढ़ा के डैश इक्वल्स टू एस वाई। के डैश का क्या मतलब है? शुद्ध निवेश पूंजी भंडार में वृद्धि का सूचक है। के डैश बराबर एस वाई की उत्पादन दो साधनों, के डैश बराबर एस वाई की जो शुद्ध निवेश है वो किसके बराबर होगा? बचत की प्रवृत्ति इनटू आय, बचत की प्रवृत्ति इनटू आय। यानी बचत दर कितनी है वो उस पर कौन डिपेंड करेगा? शुद्ध निवेश। बचत दर कितनी है इस पर शुद्ध निवेश डिपेंड करेगा। y बराबर एफ के एल, वाई बराबर एफ के एल मतलब उत्पादन जो है दो साधनों का संयुक्त परिणाम है। दो साधन कौन से हैं? पूंजी और श्रम। दो साधन कौन से हैं? पूंजी और श्रम। के डैश बराबर एस एफ के एल, इसका क्या मतलब है कि y जो है वो वास्तविक उत्पाद का प्रतीक है। y जो है वो वास्तविक उत्पाद का प्रतीक है। इस समीकरण में दो अज्ञात तत्व हैं। इस क्रम को पूरा करने के लिए श्रम की मांग व पूर्ति समीकरण को शामिल करना आवश्यक है। ये जो के डैश एस एफ के एल है, इस समीकरण में क्या है? दो अज्ञात तत्व हैं, और इन अज्ञात तत्वों को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए मांग व पूर्ति समीकरण को शामिल करना होगा। भौतिक सीमांत उत्पादकता श्रम की मांग को बताती है, भौतिक सीमांत उत्पादकता श्रम की मांग को बताती है, और यह सीमांत उत्पादकता तथा मजदूरी दर के बराबरी द्वारा निश्चित होती है। अब आप फोर्थ इक्वेशन लिखिए, एल टी एल जीरो ई की पावर एन टी, एल टी बराबर एल जीरो ई की पावर एन टी। एल टी टी समयावधि में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। एल टी क्या है? टी टाइम पीरियड में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं। एल जीरो क्या है? आरंभिक समयावधि में रोजगार का स्तर कितना है। और एन क्या है? श्रम वृद्धि को व्यक्त करता है। एन क्या है? कितनी श्रम में कितनी वृद्धि हो रही है, एन श्रम वृद्धि को व्यक्त करता है। चार इक्वेशंस यहाँ हो गई। उसके बाद है तकनीकी तटस्थता के कारण एन जनसंख्या वृद्धि का सूचक है। तकनीकी तटस्थता के कारण एन किसका सूचक है? जनसंख्या वृद्धि का। समीकरण 4 के दाएं हाथ का पक्ष बताता है कि आरंभिक समयावधि में टी समयावधि तक श्रम शक्ति की विस्तार एन दर से बढ़ता है। वास्तविक मजदूरी दर सीमांत उत्पादकता समीकरण द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ मजदूरी दर हम फाइंड आउट कर लेंगे। वास्तविक मजदूरी दर किसके बराबर होती है? सीमांत उत्पादकता समीकरण के द्वारा। ये सीमांत उत्पादकता समीकरण द्वारा निश्चित होती है। एल का मूल्य ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने से निम्न समीकरण प्राप्त होगा। एस एफ के एल की जगह क्या लिख देंगे? एल जीरो ई की पावर एन टी। सोलो इस समीकरण को आधारभूत समीकरण के रूप में लेता है, और इस समीकरण के द्वारा पूंजी भंडार की मात्रा मालूम की जा सकती है। इस समीकरण के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि पूंजी भंडार कितना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, संभावित वृद्धि तरीके। पूंजी संग्रह श्रम शक्ति की किसी भी वृद्धि दर के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त उत्पादन फलन के सही आकार को जानने के लिए एक हम निश्चित समाधान नहीं निकाल सकते, इसलिए सोलो ने नए चर को शामिल किया है। आर बराबर क्या माना है? के अपॉन एल। आर बराबर के अपॉन एल, तो के बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू एल। आर एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एल जीरो ई की पावर एन टी। अब डिफरेंशियल लेंगे डी के अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष लेंगे? टाइम के सापेक्ष लेंगे। डी के अपॉन डी टी आर एल जीरो ई की पावर एन टी। एन टी का यहाँ पर अवकलन करेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, प्लस एल जीरो ई की पावर एन टी, और आर का अवकलन करेंगे डी आर बाई डी टी। अब यार डी आर बाई डी टी को क्या लिख देंगे? आर डैश। तो एन आर एल जीरो ई की पावर एन टी प्लस आर डैश एल जीरो ई की पावर एन टी। डी के बाई डी टी को लिख देंगे के डैश, डी आर बाई डी टी को लिख देंगे आर डैश। तो क्या हो जाएगा? एस एफ के एल जीरो ई की पावर एन टी एन आर
के डैश की पूरी वैल्यू जो है ना, यहाँ पर जो के डैश की वैल्यू आई थी एस एफ के एल जीरो ई की पावर एन टी, इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। एस एफ के एल जीरो ई की पावर एन टी, एन आर एल जीरो ई की पावर एन टी, आर डैश एल जीरो ई की पावर एन टी। अब एन आर ई एल जीरो ई की पावर एन टी आर डैश पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण के पश्चात एल जीरो ई की पावर एन टी एन आर प्लस आर डैश इसमें कॉमन आ गया, इसको इस तरह से लिख देंगे एल जीरो ई की पावर एन टी एन आर प्लस आर डैश एल जीरो ई की पावर एन टी इंटू एल जीरो ई की पावर एन टी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम। अब क्या रह जाएगा, एन आर प्लस आर डैश एस एफ, क्योंकि एल जीरो ई की पावर एन टी जो है वो एल जीरो ई की पावर एन टी से कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा एस एफ के एल जीरो ई की पावर एन टी इंटू वन, एन आर प्लस आर डैश एस एफ के अपॉन एल इंटू वन, आर डैश बराबर एस एफ आर वन माइनस एन आर। ये क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी मैथमेटिकल रूप में। ये हो गया सोलो का मॉडल।